नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और पिछले कई दिनों से मैं आपके लिए वही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो संसद के सत्र में हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए खुलासे का, जो कि लॉ मिनिस्ट्री के डेटा के द्वारा किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ होती है, उसके द्वारा अगर मैं नंबर ऑफ केसेस के डिस्पोजल की बात करूं, कितने केसेस डिस्पोज किए गए हैं, वो घट गया है पिछले कुछ दशकों में। सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से, यानी 1950 से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कार्य संभाला या कार्य करना शुरू किया था आज़ादी के बाद। एग्जैक्टली क्या क्या इसमें कहा गया है और क्या इसमें कुछ डिफरेंस भी है फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन दी डेटा जो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में नंबर्स क्या दिए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। तो दीज आर द न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड 2183 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस, संवैधानिक पीठ के जो मुद्दे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, इसके क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जब से इंसेप्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 1950, ऐसा लॉ मिनिस्टर ने बताया पार्लियामेंट में। नाउ डेटा जो प्रेजेंट किया गया यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट में, उससे पता लगता है कि जो नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज किए गए हैं, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस जिन पर कार्यवाही हुई है, जिन पर फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के द्वारा, वो घट गए हैं पिछले कुछ दशकों में, सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से। क्या आंकड़े हैं, क्या क्या कहा गया है, क्यों ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है, NDLive10। अनअकैडमी सिलेक्शंस आप जानते ही हैं कि इस बार 933 में से 333 जो सिलेक्शंस हुए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लर्नर्स के हुए। दीज आर द टॉप रैंकर्स, अपनी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर। उड़ान बैच फिलहाल आज और कल तक आपको मिल रहा है मात्र 8,000 रुपए में, लेकिन इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे 1 अगस्त से 35% तक। इस बैच में आपको मिल रहे हैं 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग भी मिल रही है। नोट्स मेकिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि कैसे करना है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। बहुत ही प्लान शेड्यूल है यहाँ पर इसका। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग भी आपको इस बैच में मिलेगी। प्री मेंस मेंटोरिंग और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। बैचेस 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, अभी जाके एनरोल करना है विद माय कोड NDLive10। ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है? 2 बेनिफिट है। एक तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा फायदा ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस और मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन, आपकी जर्नी में। कॉम्बो की अगर मैं बात करूं GS और ऑप्शनल के, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 15,000 रुपए में। लेकिन प्राइजेस बढ़ जाएंगे 1 अगस्त से 31 जुलाई तक आपको ये प्राइस पड़ेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी ऑप्शनल के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, फुल सिलेबस कवरेज होगा इन सभी दिग्गजों के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिटेल इवैल्यूएशन के साथ होगी। अभी जाकर एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। चलिए ना, यहाँ पर जो लॉ मिनिस्ट्री का डेटा है उसमें बताया गया कि जो 1960 से लेके 1969 तक का दशक था, 1960 से 1969 तक का जो एक पीरियड था 10 इयर्स का, उसमें संवैधानिक जो पीठ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसने रिकॉर्ड 956 केसेस डिस्पोज किए, मतलब उन पे फैसला आया। वहीं दूसरी तरफ 2010 से 2020 का जो दशक है, वहां पर केवल 71 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया, मतलब उनमें फैसला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये मैं बात कर रही हूं संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए डिसीजंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर कंफ्यूजन है, आगे उसको रिजॉल्व करेंगे, डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। संविधान में प्रावधान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, किन मुद्दों में संवैधानिक बेंच या संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, वो एक डेटा प्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया अब्दुल मजीद आरिफ
जो कि एक CPIM के मेंबर भी हैं और अलाफिजा के MP भी हैं। ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, नाउ दिस इज द डेटा दैट हैज बीन प्रेजेंटेड, जिसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में दिया है, चार्ट हमने द वायर से लिया है। तो आप देख सकते हैं 1950 जब इंसेप्शन हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस 10 साल के पीरियड में 440 संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय थे। 1960 से लेकर 69 के बीच में, और अगर रीसेंट हम बात करें दशक की, तो 71 डिसीजंस दिए गए हैं 10 साल में, 2010 से 2019 के बीच में। दीज आर दी फिगर्स हियर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। अब 2020 से 2023 की बात करें तो 19 मैटर्स हैं जिसमें डिसीजन आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा। ना अधिकतर क्या होता है, जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो केसेस जाते हैं वो डिवीजन बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। डिवीजन बेंच का मतलब हुआ 2 या 3 जजेस इस बेंच में होते हैं। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ जो होती है। अब संवैधानिक पीठ जो होती है उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए, कम से कम 5 जजेस या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने बहुत बार देखा है कि 5 जजेस, 7 जजेस, 9 जजेस, 11 जजेस तक भी संवैधानिक पीठ का इस नंबर में भी गठन किया गया है। जैसे केशवनंद भारती केस जो था वो संवैधानिक पीठ के द्वारा डिसीजन उसमें आया था। इस तरह के AK गोपालन केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज तक की सबसे बड़ी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, किस केस के लिए गठित की गई है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसको सेटअप किया जाता है जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है विद रिस्पेक्ट टू लॉ, कानून से संबंधित, जिसमें कि संविधान की व्याख्या का मुद्दा होता है, तब संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जनरली ना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, प्रोविजन की बात करें, तो संवैधानिक पीठ के गठन के बारे में संविधान जो है भारत का, उसमें भी बात की गई है, उसका प्रावधान दिया गया है अंडर आर्टिकल 143 को जनरली हम याद रखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन संवैधानिक पीठ का गठन भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो संवैधानिक रूप से उनको अधिकार दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक संवैधानिक बेंच का और उसको रेफर करते हैं केसेस को। नाउ किन सर्कमस्टांसेस में संवैधानिक जो पीठ है उसको सेटअप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 3 केसेस हैं। सबसे पहले वो केस जहां पर कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कानून से संबंधित, जिसमें कि संविधान की व्याख्या का मुद्दा है, उसके लिए गठित की जा सकती है। दूसरा, जब राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांग रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पर ऑफ फैक्ट और लॉ अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 143 जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर 143 में भी दिया गया है, 145 में भी दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में भी दिया गया है। तो दोनों आर्टिकल्स में संवैधानिक पीठ के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में भी आ गया। इसके अलावा जब 2 या 2 से अधिक या 2 या 3 जजेस बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया है किसी सेम पॉइंट ऑफ लॉ पे, मतलब कानून के किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गया है, तो ऐसे में ये नेसेसिएट कर देता है कि डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग, कैसे एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग लाना उसकी और कानून की व्याख्या के लिए बाय लार्जर बेंच। ऐसे समय पर भी जो CJI हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए कह सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं और इस केस को रेफर कर सकते हैं संवैधानिक पीठ को। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधान हुए। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो RF MP हैं, CPIM के मेंबर हैं, उन्होंने सरकार से पूछा क्या उनको पता है कि बहुत सारे केसेस जिनका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है लीगल सिस्टम के लिए, हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है उसके लिए, वो पेंडिंग है, उन पर अभी तक फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा फैसला नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि क्या ये सही है कि जो कारण है इन पेंडेंसी का वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है इन केसेस में जजमेंट देने का, अगर नहीं तो क्या डिटेल्स हैं प्लीज इसके बारे में बताइए, उनका प्रश्न था। जिस पर रिप्लाई करते हुए मेघवाल ने कहा कि नंबर ऑफ केसेस की, मतलब उन्होंने लिस्ट भी दी और नाम भी दिए केसेस के जो करंटली पेंडिंग है बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ के समक्ष। और एज पर जुलाई 20 दिस ईयर, ये उन्होंने 28 जुलाई को रिप्लाई किया है जिसमें उन्होंने डिटेल्स दी। 20 जुलाई तक का डेटा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 29 प्रमुख केसेस हैं
जो पेंडिंग है अभी, जिसमें से 18 केस पेंडिंग है 5 जजेस संवैधानिक पीठ के समक्ष, 6 केस 7 जजेस बेंच के समक्ष और 5 केसेस 9 जजेस बेंच के समक्ष पेंडिंग है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिस्ट्री डेटा नंबर ऑफ केसेस आर 29, जो कि कॉन्ट्रोडिक्टरी है टू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट सेज, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो अगला प्रश्न था कि लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, तो यहाँ पर मेघवाल ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी कारण नहीं है नंबर ऑफ पेंडेंसीज को लेकर या जो पेंडिंग केसेस हैं उसको लेकर। जहां तक उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विद रेस्पेक्ट टू द जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस हैं, संवैधानिक पीठ के जो केसेस हैं उसके संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कानून के जो इसमें आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत दिनों तक, हफ्तों तक और महीनों तक भी खिंचते हैं। और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसमें डीप एनालिसिस की जरूरत होती है और थरो एग्जामिनेशन की जरूरत होती है कानून के। इस वजह से ये पेंडेंसीज हैं, नॉट बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी यहाँ पर कहा गया। दूसरा, उनसे करेक्टिव मेजर के बारे में भी पूछा गया कि करेक्टिव मेजर क्या सरकार लेगी, तो इस पर मेघवाल ने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर करेक्टिव मेजर की बात करें विद रेस्पेक्ट टू दीज केसेस, तो ये जो उनका जो डिस्पोजल है, मतलब उनमें जो फैसला आना है, कब आना है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की एक्सक्लूसिव डोमेन है। ये जुडिशरी ही निर्धारित कर सकती है, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया ना। अब जो डेटा दिया गया लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, जहां पे 29 केसेस पेंडेंसी बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समक्ष, वहीं जो स्टेटिस्टिक्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिले हैं वो अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 44 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस हैं जो पेंडिंग है बिफोर द एपेक्स कोर्ट एज ऑन 1 जुलाई 2023। यहां पर ये हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी तो केसेस नहीं डिस्पोज ऑफ हुए, 20 जुलाई तक का डेटा उन्होंने दिया है ना, जिसमें से 33 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं 5 जजेस बेंच के समक्ष, 7 जजेस बेंच के समक्ष 6 केसेस पेंडिंग है और 9 जजेस बेंच के समक्ष 44 केसेस पेंडिंग है। इसके अलावा ये बाकी पेंडेंसीज भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं। सो दिस इज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में इसका अलग रेफरेंस है। यहाँ पर जो मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि पेंडेंसीज नेग्लिजेंस की इंटेंट की वजह से नहीं है कि वो नहीं चाह रहे हैं इनको जजमेंट देना, बट की कारण बताया गया कि बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होता है, डीप एग्जामिनेशन चाहिए होता है इस तरह के केसेस में, जब संवैधानिक बेंच के पर के पास कोई केसेस जाते हैं, क्योंकि उसमें संवैधानिक मुद्दे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कानून की व्याख्या होती है, संविधान की व्याख्या होती है, जिन पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन मुद्दों को वहाँ पे रेफर किया जाता है। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इन पेंडेंसीज का, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑप्शनल कार्निवल यानी केवल ऑप्शनल से भी आप जुड़ सकते हैं। 31 जुलाई तक आपको ऑप्शनल की क्लासेस में एनरोलमेंट मिल जाएगा मात्र 8,000 रुपये में, लेकिन 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ जाएंगे 35% तक। तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अगर आपका ऑप्शनल PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी और PSIR अगर आप ऑप्ट करते हैं और आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मैं भी आपको इसमें गाइड और सपोर्ट कर सकती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10। इसके अलावा NCERT फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस की अगर मैं बात करूँ तो ये शुरू हो रहे हैं 7 अगस्त से मात्र 12,000 रुपये में। NCERT होगी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की 6 to 12 क्लास की, 1100 घंटे की क्लासेस होंगी, 40 प्रीलिम्स और 10 मेंस की टेस्ट सीरीज हैं, टॉपर्स की क्लासेस मेंटोरिंग मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप गाइडेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ NCERT बैच में इनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ आप फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में, जहां पर मेरी भी क्लासेस आने वाली हैं पॉलिटी की। 7 अगस्त से शुरू हो रही हैं क्लासेस। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, NDLive10 आपको कोड यूज करना है टू एनरोल फॉर दीज बैचेस। ये हमारी पूरी टीम है उड़ान की दोस्तों, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, आपके साथ है, आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। डूज एंड डोंट्स फॉर UPSC की अगर मैं बात करूँ तो पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, कोर्सेज, टाइमिंग्स एक्सेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगी। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. ये मेरा कोड है NDLive10. Don't forget to use this code for subscriptions. Thank you so much. God bless. Take care.